नमस्कार दोस्तों, आज की इस ताज़ा खबर में हम अपने पड़ोसी मुल्क मालदीव के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां के राष्ट्रपति ने चीन से प्रेरित होकर भारत से पंगा ले लिया। भारत के प्रधानमंत्री की एक फोटो लक्षद्वीप में वायरल क्या हुई, उस पड़ोसी देश की हालत खराब हो गई। तो अब हम बात करते हैं मालदीव के राष्ट्रपति जो मोइज़ू हैं, उनकी जो सरकार है उसके गिरने का खतरा आ चुका है और संसद में पेश हो गया है महाभियोग। बात चल रही है। तो अब हम जरा समझते हैं कि मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू के साथ क्या हुआ। तो अब मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पर एक महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक जो सांसद हैं, जो उसके सपोर्टिव हैं, और विपक्षी सांसदों के बीच में आपने देखा कि पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुआ, काफी ज्यादा झड़प हुई, मारपीट हो गई। अब उसके एक दिन बाद सरकार के ऊपर जो है वो एक अविश्वास पैदा हो चुका है विपक्षी पार्टी पर, और इसके पीछे माना जा रहा है कि भारत का भी एक जबरदस्त दबाव है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी वो भारत को अपना मित्र मानती चली आ रही। मोइज़ू ने जिस तरीके से पूरा अपना कैंपेन ही भारत के विरोध में रखा और साथ ही साथ वो सीधे जाकर चीन की गोद में प्रत्यक्ष रूप से बैठ गए, अपने देश को उन्होंने काफी हद तक डेप ट्रैप में डाल दिया। ऐसा वहां की जो पार्टीज हैं वो ये समझ रही कि अगर मोइज़ू की ये नीतियां चलती रहीं तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक होंगी। तो अब हम इस घटनाक्रम में एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की मुश्किलें जो है अब वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मालदीव की संसद में सबसे बड़ी जो मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव पेश करने की योजना अब वो बना रही है। इसके बाद मोइज़ू की सरकार गिरने की पूरी आशंका है। चीन का समर्थन मोइज़ू को प्राप्त है और मोइज़ू के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको लेकर जो है वो लगातार झड़प होती चली जा रही है। उसमें लगातार जो है वो एक अविश्वास उनके बीच में आता चला जा रहा है। आपने देखा कि वहां की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। तो बेसिकली जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी है और जो डेमोक्रेट्स संसदीय समूह है, वो जो आपस में जिस तरह से उन्होंने खींचतान शुरू कर दी है और जिस तरह से दोनों के जो मत हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस तरह से ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर मोइज़ू के खिलाफ एक जो महाभियोग है, जो एक अविश्वास है, वो अगर आ जाता है तो वहां पर हमें आने वाले समय में बहुत बड़े मालदीव में घटनाक्रम में परिवर्तन दिखे जाएंगे। क्योंकि जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोइज़ू, उनको चीन पूरी तरह के सपोर्ट कर रहा है और भारत जो है विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत के हित जो है वो बाधित हो रहे हैं। मालदीव की जो स्थिति है वो बहुत ही भारत के लिए स्ट्रैटेजिक है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक है, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक, और भारत की जो आयरन कर्टन पॉलिसी है जिसमें वो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को मलक्का में बाधित कर सकता है, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जिस तरह से भारत ने अपने कूटनीतिक जो हथियारों का प्रयोग किया है और एक उसकी जो इकोनॉमी है उस पर एक बहुत बड़ी चोट मारी है, वो हमें समझने की जरूरत है, वो हमें जानने की जरूरत है, और इस तरीके से चीन को हमें काउंटर करना है। क्योंकि मालदीव बहुत ही हिंद महासागर में भारत के बहुत करीब है, एक तरह से भारत के वो समुद्री एरिया का एक पार्ट भी माना जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में अगर चीन अपने नेवल बेसिस वहां बनाता है, अपने चीजें वहां तैयार करता है और भारत को जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला नीति में घेरने का प्रयास करता है, वो भारत की जो समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि नॉर्थ में हिमालय हमें किसी ना किसी रूप में हमें प्रोटेक्ट करता चला आया है। भले चाहे पिछली कुछ गलतियों की वजह से एलएसी का हिस्सा चाइना के पास चला गया हो, जो अक्साई चीन का हिस्सा, फिर भी अभी भी वो क्षेत्र बहुत दुर्गम है युद्ध करने के लिए। क्योंकि एक तो वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से है, दूसरा वहां पर युद्ध करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है, जटिल है, ट्रूप्स को ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर भारत और चीन ने अपनी नेवल बेस को बढ़ाया है, सत्ता को बढ़ाया है, और जिस तरह से आज की डेट में एटॉमिक सबमरीन्स आ चुकी हैं, उस तरह से भारत का जो पूरा तटीय क्षेत्र है, वो जो 7200 किलोमीटर की लाइन है, उसकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो समस्या हमारे सामने आ रही है हम उसको समय से पहले न्यूट्रलाइज करें। ये प्रोएक्टिव मेजर होता है। इसको एस जयशंकर साहब कहते हैं पानीपत सिंड्रोम का विरोध। पानीपत सिंड्रोम भारत में बहुत लंबे समय था कि हमारे पास जब कोई विपत्ति आ जाती थी, कोई संकट आ जाता था, तब उसके पश्चात हम रिएक्शन करना शुरू कर देते। दिस इज नोन एज रिएक्टिव पॉलिसी। ये प्रतिक्रियावादी नीति होती है।
लेकिन जब कोई राष्ट्र तेजी से उभरता है, जब वो पूरी दुनिया में अपना दबदबा करना चाहता है, वो पूरी दुनिया में सिरमौर बन के उभरना चाहता है, तो याद रखिएगा उसको प्रोएक्टिव पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है। प्रोएक्टिव पॉलिसी में पानीपत सिंड्रोम छोड़ना पड़ता है, यानी यहां से निकलते हुए उस देश को अपनी सुरक्षा के लिए आगे जाने का प्रयास करना होगा। यानी समस्या के जन्म लेने से पहले, समस्या के आगे बढ़ने से पहले ही समस्या को कुचल दिया जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जब जड़ों में मट्ठा डाला था घास के, तो उनका भी सेम यही कॉन्सेप्ट था कि ये समस्या आगे भी बनी रहेगी, समूल नाश कर दो इसका। यही हमारी डेमोक्रेसी, ये हमारे डिप्लोमेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ है। तो जहां तक समझ में आ रहा है कि अगर ये घटनाक्रम बदलते हैं तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो सुरक्षा स्थापित कर पाएगा। जैसा हमने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट दोबारा चुनकर आ गई और उस फ्रंट पे जो भारत विरोधी ताकतें थी उसको भारत ने कम से कम अगले 5 सालों के लिए न्यूट्रलाइज कर लिया है। इसी तरीके से नेपाल में भी जो बदलाव हो रहे हैं, अगर वो भारत के पक्ष में जाते हैं और जो वहां पर वामपंथी दल हैं जो चीन से प्रभावित हैं, अगर वो पीछे जाते हैं और भारत के समर्थन की वहां पर लहर फिर से आती है, तो हमारा एक और पड़ोसी सुरक्षित हो जाएगा। निश्चित रूप से मालदीव के साथ जो हमारे संबंध रहे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जटिल है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में चाइना का वहां आना, श्रीलंका में चीन का पहुंचना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे पास एक ऐसी बाउंड्री खुल जाएगी जिसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भारत को यहां पर हर संभव चीजें करनी चाहिए अपने हितों के लिए, जो वो कर सकता है। और अगर भारत इस समय ये सरकार को हटाने में विपक्षी पार्टियों को समर्थन दे सकता है, तो यकीन मानिए भारत की कूटनीति की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि सिर्फ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ साथ आपको दूसरे की सीमाओं को भी जो है वो सीलबंद करना होता है। वहां अपने हित की सरकार लानी पड़ती है और दुनिया का हर ताकतवर देश यही करता है। अमेरिका ने यही किया, रशिया ने यही किया, दुनिया के हर देश यही करते हैं, क्योंकि ये जो शक्ति की लड़ाई होती है वहां नीति अनीति से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण करती है। तो ये बात आपको और हमें समझने की जरूरत है कि विदेश नीति में जो कूटनीति है, जो आज की वर्तमान स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, और हमें भी वो जो दिल्ली डॉगमा है, जो जयशंकर साहब कहते हैं, यानी कि दिल्ली की जो रूढ़िवादी सोच है, उससे निकलते हुए हमें आधुनिक चीजों को समझना पड़ेगा। हमें हमारे देश में लोग सुरक्षित रहें, हम काम करें, इसके लिए हमें प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो भारत के विरोधी तत्व हैं उन देशों में ही उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उन देशों में ही उसे दबाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली अब जो है, हमारी देश जो है, हमारी कूटनीति जो है, वो पानीपत सिंड्रोम से निकल चुकी है और साथ ही साथ वो दिल्ली डॉगमा यानी दिल्ली की रूढ़वादी सोच से निकल चुकी है। यानी अब हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मान रहे हैं और मानते हैं कि भारत सिर्फ अपने क्षेत्रीय जो हिस्सा है, जो आसियान का हिस्सा है, जो सार्क का हिस्सा है, इससे निकलकर भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में जा रहा है। तो ग्लोबल लीडर की जो पहचान होती है, भारत वही स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस से आपको एक इंसाइट मिला होगा कि किस तरह से हमें चीजें करनी चाहिए, किस तरह से हमारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपको ये पानीपत सिंड्रोम और अगर दिल्ली डॉगमा अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो मेरी एक जो है एस जयशंकर साहब की बुक द इंडिया वे पर मैंने पूरी क्लासेस ली हैं, आप ओजांग ऐप पर जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। जल्दी ही मिलता हूं आपके साथ, और इस चर्चा पे वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपका गाइड ओजांग इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों पर आपसे बातचीत करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।